गैर जरूरी बिल्कुल अपने घर से नहीं निकले, तो जहाँ पर है वो वहीं पे रहे। जो आपकी और हमारे सामने हमारा मुखालिफ है, ये इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार पर काबिज है बिला शिरकत खैर। वोट तो अभी तक कोई भी नहीं है, जहाँ भी गया सारा मेरे फादर अपनी पॉकेट से ले गए। 1 पंच में मैंने नॉकआउट दिया, वो पंच में नहीं मिल सकता। असाब की जंग भी होती है, पता होता है ये इंडियन है ना, इसको नहीं छोड़ना। पीपल पार्टी के पल्ला जो है वो ज्यादा वजनी नजर आ रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर सिंध की बात की जाए स्पेशली, क्योंकि साहिली पट्टी यहाँ पर मौजूद है, तो जो बिपोर जोए है उसका खौफ इस वक्त नज़र आ रहा है और ये शिद्दत भी पकड़ता जा रहा है। इसकी दूरी के हवाले से अगर बात की जाए तो 530 किलोमीटर दूर ये अब रह चुका है कराची शहर से, और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। इनखला भी लोगों का हो रहा है, कहीं अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, कहीं मदद भी की जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से। तो सूरत हाल कैसी रहेगी, सबसे पहले हम आपको इस पर भी अपडेट करेंगे। कराची वालों को तूफान की आमद का एहसास होने लगा है, बड़ी खबर भी इसी हवाले से है। तो बड़ी खबर में आपको पहले बताएंगे, बिपोर जॉय आज से अपना रंग दिखाना शुरू करेगा और कहा यह जा रहा है कि जुमेरात और बुध की जो दरमियानी शब है उसमें तूफानी बारिश का इम्कान है। बिपोर जोए आज से अपना रंग दिखाएगा, कुछ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं, कश्ती रानी और साहिल के सफर पर पाबंदी है। शदीद बारिशों से निमटने के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर आज सबसे पहले बात होगी। एहतजाज की कॉलें, मैंडेट छीनने के इल्ज़ाम और पीटीआई अरकान के बदलते बयान, कराची की सियासत का बदलता मंजरनामा, कौन बनेगा मेयर कराची, किस्मत की देवी हाफिज नईम से रूठती दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी के दावे दुरुस्त नजर आ रहे हैं। सितारों पर कमंद, आसमान पर नजरें, जापान में होने वाले इवेंट के हवाले से बात करेंगे, जहां पर पहले पाकिस्तानी टेनिस स्टार हमजा अली रिजवान फख्रे पाकिस्तान है। स्पेशल टैलेंट की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। और जरूरत इजाद की मां है, सक्खर के तलबा ने साबित कर दिखाया, सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ड्रोन एम्बुलेंस बना दी। इजाद मेडिकल साइंस में क्या करिश्मे दिखा सकती है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। अब कुछ बात ट्रेंड्स की जाए तो साइक्लोन बिपोर जॉय ये ट्रेंड कर रहा है, लोग इस पे बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात हो रही है कि क्या किया जा रहा है, इक़दामात क्या हैं, कितनी बारिश हो सकती है और ये बारिश कितनी जहमत बन सकती है, इस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। तकरीबन 25,000 सारिफीन ने इस पर ट्वीट किया है। समंदरी तूफान कराची से 530 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा, जबकि कराची में बुध और जुमेरात को तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। समंदर का पानी बदीन में बताया जा रहा है कि और ओरमाड़ा के साहिली इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद हुकूमत सिंध भी एक्शन में नज़र आ रही है और इस ट्रेंड में लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और इसी पर बात हो रही है कि अल्लाह करे कि ये तूफ़ान जो है ये टल जाए और सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साइक्लोन जो कि अभी भी बन रहा है और तूफ़ान की आमद का पेशखेमा यहाँ से समझ आ रहा है कि क्या सूरत हाल बन सकती है। कल तक इसकी रफ्तार कुछ इस तरह से थी कि कराची से तकरीबन 670 किलोमीटर दूर था, जूं ये करीब आ रहा है अब इसकी दूरी तकरीबन 530 किलोमीटर रह चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी के साथ ये हवा का कम दबाव है, समंदरी हवाएं अंदर वहाँ तेज़ हैं और साइक्लोन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और बुध और जुमेरात की दरमियानी शब कराची में तूफ़ानी बारिश की बात की जा रही है और समंदरी तूफ़ान का रुख फ़िलहाल भारतीय रियासत गुजरात की जानिब है। और सालिक शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे इंटीरियर सिंध में, यहाँ पर केटी बंदर, इन इलाकों में, इन शहरों में क्या सूरत हाल है, बताइएगा सालिक। हेलो जी सालिक, बताइएगा आपके पास अपडेट क्या है बिपोर जॉय के हवाले से।
बिपोर जॉय जो कि आज अपना रंग दिखाएगा। द्वारका में अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ गुजरात के हवाले से कहा जा रहा है कि ये उस जानिब बढ़ रहा है और द्वारका में शदीद तुग़यानी है। सिंध के ज़िला सजावल शदीद ख़तरे की जद में बताया जा रहा है और इस बारिश से जो कि शदीद बारिश की पेशगोई की जा रही है, इससे निमटने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए सालिक शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सालिक, बताइएगा हुकूमत सिंध के इंतजामात क्या हैं इस वक्त? जी, हुकूमत सिंध की जानिब से तो जो सिंध की जो साहिली पट्टियाँ हैं वहाँ से लोगों को एवेक्यूएट करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। गुज़िश्ता दिन में हमने देखा था कि 8 से 9 हज़ार जो अफराद थे उनको उसका इलाके से वहाँ से चट्टा के इलाके से वहाँ से उनको डिस्प्लेस किया गया था, सजावल के इलाके से उनको डिस्प्लेस किया गया था। इस हवाले से हुकाम का ये कहते हैं कि 9,000 अफराद थे जिनको वहाँ से निकाला गया है। दूसरी जानिब आज हम जो अफसोसनाक सूरत देखने में ये आ रही है कि चश्मा गोट जो रेडी गोट का जो मुकाम है इब्राहिम नदी का, वहाँ पर सड़क तक पानी आ जाता है, लेकिन वकीन अपने इलाका छोड़ने को तैयार नहीं है। इस हवाले से मुतल्लिका थाने ने और DC ने आला हुकाम से भी रब्ता किया है ताकि नफरी को भेज के यहाँ से लोगों को यहाँ से निकाला जा सके। दूसरी जानिब अब जो बाइपर जो तूफान है उसका जो रंग है अब नजर आना शुरू हो गया है। यहाँ की लहरें जो हैं उतरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जो पानी है बाहर आना शुरू हो गया है और इसके अलावा जो समुद्र की जो लहरें हैं वो अब दीवार से लगकर उसका पानी यहाँ से बाहर उछल के बाहर आ रहा है। दूसरी जानिब शहर में आज हमें जक्कड़ भी चलते हुए नजर आ रहे हैं तेज़ हवाओं के साथ और गर्द उबार के तूफान भी मुख्तलिफ इलाकों में हमें नजर आए हैं। इस हवाले से जो महकमा मौसम हमें अपने पीछे के मनाजिर दिखाएं, क्योंकि हम ये तो सुन सकते हैं कि हवा बहुत तेज चल रही है समंदर की तरफ और आपके पीछे मनाजिर देखना चाहेंगे, लहरें कितनी ऊंची हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पर आपने बताया था कि इंतजामात सख्त किए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, अब भी ऐसा है कि शहरी बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे? जी देखें, अगर आने के हवाले से बात की जाए, CBO को जो साहिल है उसको बंद किया गया है। अब हम सुबह से यहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, ये 2 दरिया का इलाका है क्लिफ्टन CBO के साहिल का। यहाँ पर हमें शहरियों की बड़ी तादाद आती जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो CBO को मरकजी यहाँ के आने जाने वाले जो रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। डिफेंस की जानिब से जो रोड CBO का इंटर हो रहा था मैकडोनल्ड के पास और उसके अलावा 2 दरिया के जो कॉर्नर है विलेज होटल के क्लॉक टावर जो है वहाँ पर उस दरमियान की जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, लेकिन जो अतराफ की दूसरे वहाँ पर उनको बंद नहीं किया गया। सालिक साहब मेरे साथ रहिएगा, आपसे मैं मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि आज से बिपोर जॉय अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, इस सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? देखिए, आपको पता है कि ये साइक्लोन अरेबियन सी से निकल के ये तमाम इंडिया और पाकिस्तान की तरफ हिट कर रहा है और ख़ास तौर पे जो साहिली पट्टी है हमारी जिसमें केटी बंदर सजावल बदीन इस तरफ ज़्यादा है और कराची की तरफ इसकी इंटेंसिटी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है 15 तारीख को, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और जो हमारे चोकिंग पॉइंट्स होते हैं ख़ास तौर पे नालों के उसको क्लियर किया गया है। जो पंप्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो हमें 17 मुख्तलिफ जगहें हैं जहाँ पर ये पंप्स लगाए जाते हैं वो हमने किए हैं। बिल बोर्ड्स जो कि चैलेंज है हमारे लिए कि वो तेज़ हवाओं से, तेज़ हवा का बहुत इसमें इस्तेमाल होता है, तो उस पे जो है उसको उतारे जा रहे हैं और किसी में सुराख भी किया जा रहा है ताकि हवा उससे क्रॉस हो सके और वो गिरे नहीं। जो लूज एरियाज होते हैं, जो कमज़ोर इमारतें होती हैं, उस 70 के करीब बहुत ज़्यादा कमज़ोर इमारतें, वहाँ से भी इवैक्यूएशन का एक प्लान बना लिया गया है। डॉक्टर साहब, लेकिन कई जगहों पर मुझे ये नज़र आया सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग ये अपने इलाकों में निशानदही कर रहे थे कि बिलबोर्ड्स देखिए यहाँ से नहीं हटाए गए, यहाँ पर जो मखदूश इमारतों का आप जिक्र कर रहे हैं 500 से ज़ायद हैं, तो इतनी जल्दी वहाँ से लोगों को निकाला जा सकेगा? जी 70 के करीब हैं, जो कि 500 से ज़्यादा इमारतें हैं जो कि कमज़ोर हैं और मखदूश हैं, लेकिन 70 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उसको प्लान कर लिया गया है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी कॉल की थी, उससे पहले भी की थी, वो खुद भी तशरीफ़ लेकर गए थे तमाम साहिली इलाकों में, उसके लिए हमने एक प्लान ऑलरेडी बना लिया है। दूसरा ये कि 14, 15, 16 को जो ये कंस्ट्रक्शन का हमारा काम होता है उसको भी हम रोकेंगे ताकि
किसी तरीके से जो स्कैप होल्डिंग होती है, जो कि शीट्स वगैरह लगती हैं ताकि मिट्टी या दूसरी चीज़ें ना जाए, वो कहीं उड़ के ना हो, और फिर लोग अगर तेज़ हवा चलती है तो लोगों को नुकसान ना हो। मेरी तमाम अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इलाके ऐसे हैं कराची में जहां पर तरक्याती काम भी चल रहे हैं, जो कि फ़िलहाल फौरी तौर पर कहा गया कि जी काम को रोक दिया जाएगा क्योंकि शदीद बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। तो पानी को निकालने के हवाले से फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि जाहिर है जहाँ पर बाढ़ें लगी हैं, काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, रोड्स ऑलरेडी बंद हैं, तो काफ़ी परेशानी नहीं हो जाएगी कराची के शहरियों के लिए सफ़र करने में? ये 2 से 3 दिन की कुल बात है। ये कल इसका हमें सही आइडिया होगा, 15, 16, 2-3 दिन की बात है तमाम चीज़ें। और ख़ास तौर पे जो हमारा साउथ का रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा तरक्याती काम हो रहा है। तो मेरी ये तमाम शहरियों से अपील होगी कि गैर ज़रूरी बिल्कुल अपने घर से नहीं निकलें, तो जहाँ पर है वो वहीं पे रहे। उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं होगा, तेज़ हवा है तो नुकसान नहीं होगा। जिस तरह मोटरसाइकिल वाले होते हैं, साइकिल वाले होते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, हमने दरख्तों की भी ट्रिमिंग शुरू की है। शारा फैसल पे जो दरख्त किसी तौर पे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमने उसके ऊपर भी तमाम चीज़ की है। दफ़ा 144 का भी निफाज है साहिल समंदर पे, बल्कि इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। तमाम चीज़ें शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इसको बिल्कुल फॉलो करें बहुत ही अच्छी तरीके से। मसाजिद में भी इसका ऐलान करने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा तरगीब हो सके, FM रेडियोज़ हैं, चैनल्स हैं, उसके बाद केबल टीवीज़ जो हैं उस पर भी हमने तमाम चीज़ें की। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? अस्पताल में बिल्कुल इमरजेंसी का निफाज है तमाम, ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, और आपको पता है कि जो हमारा साहिली बेल्ट है कराची का इब्राहिम हैदरी, उसके करीब इंडस अस्पताल है, उससे भी कल हमने कोऑर्डिनेशन किया था। तो वहाँ पर भी बिल्कुल तमाम तर हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर तरीके से हम कर लेंगे। हमने जो सेंटर्स हैं, इमरजेंसी सेंटर्स, वो भी कायम कर दिए हर ज़िले में एक, उसमें तमाम म्यूनसिपल सर्विसेज का, NDMA का। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में कराची शहर में ऐसा, वैसे तो अल्लाह का करम है कि हर बार जब कभी कोई ऐसी आफत के हवाले से सुनाई या बताया गया है तो अल्लाह ने ख़ास करम किया है कि ऐसा उस तरह नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बारिश यहाँ पर जब थोड़ी सी भी होती है तो पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। फिर अक्सर ये शिकायत शहरी करते हैं कि सिर्फ एक पंपिंग मशीन नज़र आई शारा फैसल पर, बाकी शहरी अपनी मदद आपके तहत परेशानी में मुब्तला है, पानी निकाल रहे हैं। इस हवाले से काम होना बहुत ज़रूरी है पहले से। देखिए, ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। कराची में पहले बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती थी, लेकिन पिछले चंद सालों से मुतवातिर बारिश होती है। उसमें आपने देखा कि डिफेंस में नए नाले बन रहे हैं। यहाँ पे महमूदाबाद नाला बहुत अच्छा बना, औरंगी नाला तमाम उसमें बना, तमाम चीज़ों में गुजर नाले पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पिछले साल जो बारिश हुई उसने तमाम जो उसका फ्लो था उसको कैटर किया। बाकी जो मेन नाले हैं, आप खासतौर पर ज़िला बस्ती में जो पहाड़ों से पानी आता था, उसके लिए शारा जहांगीर, शारा हुमायूं, शारा में बहुत अच्छे नाले बने। तो चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं तमाम चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये भी जो साइक्लोन है उसको हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुर रहमान, आप हमारे साथ मौजूद। अब हम रुख करेंगे नज़ाकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ठट्ठा में क्या सूरत हाल है। नज़ाकत बताइएगा, अब आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर में। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो समंदरी तूफ़ान वाइपर जो है में इस वक्त तेज़ी आ रही है और वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। केटी बंदर ठट्टा में को हट कर देगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ाम की जानिब से मुख्तलिफ इंतज़ाम भी किए गए। मैं इस वक्त केटी बंदर शहर में बिल्कुल मौजूद हूँ और ये केटी बंदर शहर का जो हिफाजती पुश्त है वहाँ पर कुछ मकीन भी आए, से पूछते। जी बताएं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इंतजाम जिला इंतजाम की? देखा जाए जब से ये तूफ़ान की पेश नज़र ये ख़तरा निमटा रहा है, उसी दिन से ये हुकूमत और इंतज़ामिया खोखले दावा कर रही है कि हमने ये किया, ये इंतज़ाम किया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। अभी तक भी हज़ारों माहिर जो है खुले समंदर में मछली का शिकार कर रहे हैं। जजीरों और क्रीक्सों पर माहिर जो है वो मौजूद है, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा। जो माहिर हैं उन तक न पानी की सहूलत है, न ओदियात की सहूलत है, न
ही केटी बंदर में कोई डॉक्टर या अस्पताल की सहूलत है, क्योंकि जो रूरल हेल्थ सेंटर केटी बंदर है उसकी मरम्मती काम हो रहा है और हाई स्कूल में जो है वो अस्पताल लगाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, आपने केटी बंदर के मकीन का बातें सुनी। इनका कहना था कि हुकूमत के जो अफसरान है वो यहाँ आ रहे हैं, चक्कर भी लगा रहे हैं, मगर हाल ठीक है। नज़ाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। सालिक भी हमारे साथ थे, आप शुक्रिया। हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, चीज़ों को बेहतर करने के लिए पहले से तैयारी रखी गई है और दुआ यही है कि अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ ना जाएं और ये साइक्लोन या फिर ये तूफ़ान का जो खदशा है ये टल जाए किसी तरीके से। लेकिन नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में कराची के जो मसाइल हैं उन पर हम गाहे बगाहे बात करते आए हैं। जिस तरह की भी मैंने बात की कि निकासी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई ऐसा खतरा होता है, खदशा होता है, नालों की सफाई एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, कचरा जा बजा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अल्लाह अल्लाह करके अभी काम शुरू हुआ है, चल भी रहा है और आगे फिर इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह और बेहतर होगा। लेकिन इन सारे मसाइल का प्रॉपर हल निकलना विद स्ट्रेटजी ये बहुत ज़रूरी है। K4 मनसूबा कब से बस चलता आ रहा है, फिर पता लगता है कि जनाब उसकी लागत में और इजाफा हो गया वक्त के साथ साथ, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। तो कराची शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुआशी हब है, लाइटों का शहर है जनाब, लाइट सिटी ऑफ लाइट्स इसको कहा जाता है। लेकिन इसके मसाइल को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए एक प्रॉपर बार इख्तियार मेयर का होना बहुत ज़रूरी है। कराची मेयरशिप के लिए हाफिज़ नईम का चांस अब कम होता दिखाई दे रहा है। मुमकिन तौर पर मेयरशिप पीपल्स पार्टी के हिस्से में जाएगी और कराची के नए मेयर मुर्तज़ा वहाब होंगे। आखिर चल क्या रहा है, सूरत हाल क्यों एकदम चेंज हो गई? क्योंकि नंबर्स जो थे वो PTI के इत्तेहाद के बाद जमात इस्लामी के पूरे हो गए थे। हाफिज़ नईम साहब जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जी कैसे पीपल्स पार्टी को पता कि जब वोट पड़ेंगे तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो किया गया है। अब क्या किया गया है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त कराची की सियासत का बड़ा नाम फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा आखिर ये हुआ क्या है, ये एकदम से नंबर गेम कैसे बदल गया? आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई थी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने और नंबर्स भी उनके पूरे थे, PTI का इत्तेहाद भी हो गया था, लेकिन अचानक से ये टेबल कैसे टर्न हो गई? मेरे ख्याल में मैंने ज़ाती तौर पर भी और मेरी जमात MKM पाकिस्तान ने हाफिज़ नईम को इस बात पर मुतनब्बे किया था और पहले से आगाह किया था कि देखें आप कितनी मेहनत कर लें, कितनी कोशिश कर लें और अरबों रुपए की सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर मेयरशिप की कुर्सी को टारगेट करें, लेकिन जो आपके और हमारे सामने हमारा मुखालिफ है वो गुज़िश्ता 15 सालों में बिला शिरकत गैर तमाम इख्तियारात पूरे सिंध के और बिलखुसूस सिंध के शहरों और कराची के इख्तियारात, वसाइल और इख्तिदार पर काबिज़ है बिला शिरकत गैर। अपनी मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर मरदमशुमारी से उसने 1972 से जिस तरह कराची की आबादी को कम से कम चुराना, छुपाना, दबाना और लापता करना, तो उससे उसकी नशिस्तें सूबाई में भी बढ़ जाती हैं, वज़ीर आला उनका आता है, कौमी में बढ़ जाती है, वहाँ उनकी नुमाइंदगी ज़्यादा होती है। और फिर मेयरशिप में उनका मसला था, उन्होंने कहा कराची पे कब्ज़े को मुकम्मल करने के लिए कराची हैदराबाद कोई तिगड़म और चमत्कार करना चाहिए। तो पहली उन्होंने जो टेलरिंग की वो ये की कि उन्होंने हल्का बंदियों में हमारे हल्कों से रिवायती जहाँ MKM जमात इस्लामी और PTI इलेक्शन लड़ते हैं 70 सीटें कम कर दी और उन कम सीटों पर उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। अपने हल्के 20,000 पर और हमारे हल्के 80-90 हज़ार पर बनाए। गोया कि मैच शुरू होने से पहले ही एक टीम को यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मैच शुरू होने से पहले ही फिक्स हो चुका था? ये था, बिल्कुल था ना, इसीलिए तो हमने बॉयकॉट किया। हमें पता था कि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो कुछ सीटें हम जमात इस्लामी की लेते, कुछ PTI की, ये होना था हमारे ही दरमियान बंटवारा। फिर तीनों मिलके भी कोशिश करते, कहीं ना कहीं जो कमी बेशी रह गई थी वो बाकी फिर सूबाई, रियासती और दीगर ताकत के इस्तेमाल करके उसको भी बैलेंस कर दिया जाता और होना यही था। आप आज भी PIB कॉलोनी में रहते हैं, अपने लोगों के दरमियान रहते हैं, आप मेयर भी रहे हैं कराची के, दर्द रखते हैं कराची वालों के लिए अपने दिल में। आपके ख्याल में कराची के लिए बेहतर क्या चॉइस है, हाफिज़ नईम या मुर्तज़ा वहाब जो मसले हल करे? देखें,
बदकिस्मती से एक के पास 4% वोट है, 4.25 लाख, 4.5 लाख पीपल्स पार्टी, एक के पास 4.25 लाख वोट है, वो भी 4% बनता है टोटल कराची के वोट का, जो 1 करोड़ के लगभग है, और 2% वोट पीटीआई के पास है। तो 10% टोटल मिला के 10 लाख वोट है इन तीनों के पास, जबकि एमकेएम को अकेले को 2015 में 12 लाख वोट पड़े थे और कुल वोट जो पड़े थे वो 32% थे, और इस वक्त जो कुल वोट पड़े वो 12 से 15% है। तो आप बताइए 12 से 15% के वोटर टर्नआउट पर और 4.5-5% का वोट जो मिला दो बड़ी जमातों को, किसी का भी मेयर आएगा, क्या वो नुमाइंदा मेयर होगा कराची का, क्या वो कराची का मेयर होगा? फिर हल्का बंदियों में 70 सीटों से जिस शहर को महरूम किया और जिस जमात ने किया उसका मेयर आएगा, तो वो तो पहले ही उसकी जमात ने एक नकब जनी और डकैती करके 70 सीटें ले लिए, आगे पता नहीं कैसी कैसी डकैतियाँ देखने को मिलेगी। और जमात इस्लामी का अगर गलती से आ भी गया तो उसे ऐसा तिगनी का नाच नचाया जाएगा, वो मेयर यही गिला करता रहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। वैसे तो फारूक भाई इसके चांसेस बहुत कम है कि ऐसा हो कि जमात इस्लामी का मेयर आए। हाँ, तो चलो, अगर ये भी कितनी सादगी है, मासूमियत है हमारे मीडिया की और आवाम की, कि वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का आएगा तो ये हुज्जत तो पूरी हो जाएगी कि इख्तियारात नहीं है भाई, सूबाई हुकूमत उनकी, वफाक में उनका बड़ा हिस्सा, मसनूई तौर पर 10 इलाकों की आबादी को बड़ा करके कराची में हल्का बंदियों में डंडी नहीं डंडा मार के वो ज़बरदस्ती अपनी अक्सरियत बना ले, फिर तो मेयर भी ले आए। फारूक भाई देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ आपका वोट किसकी तरफ होगा? देखिए, नीयत हाफिज नईमुर रहमान की भी है कि मैंने काम करके दिखाना है, मैं कराची वालों के लिए बहुत एहसास और दर्द रखता हूँ। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जी मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, यंगस्टर हूँ, मैं काम करूंगा। आपकी नज़र में कौन बेहतर चॉइस है? आपका वोट किसकी तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा वोट तो उस 88-90% कराची के वोटर्स की तरफ है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला बल्दियाती इंतखाबात में। वो असल में बाहर से बैठकर अपनी यकजहती, अपने इत्तेहाद और अपनी तहरीक और मोबिलाइजेशन के जरिए मजबूर करेंगे। नहीं फारूक भाई, ऐसे आप बच के नहीं निकल सकते, साथ लेना होगा, आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते। आप कोई एक नाम लेना, मतलब जाहिर है मैंने इन दोनों में से पूछा। ऐसी नहीं, देखिए, ये मैं कोई मैच खेल रहा हूँ जहाँ मैं एक टीम वो टॉस करके ही या तो मैं जीतूँ या सामने वाला जीते, ऐसा थोड़ी है। मैं तो अंपायर और रेफरी हूँ, मैं तो कमेंट करूँगा, मैं तो बताऊँगा कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। असल तो बाहर से बल्दिया चलेगी जी, और वो हम चलाएंगे, चाहे हमने बॉयकॉट किया हो, क्योंकि वो 70% सीट 70 सीटों का वोट तो हमारे पास है। फारूक भाई, आप रेफरी की बात कर रहे हैं, लेकिन एमकेएम तो मैदान ही छोड़ के जा रही है ना, वो तो कह रही है हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे इंतखाबात में। देखिए, एमकेएम ने 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में मैदान छोड़ा, जो है वो जमात इस्लामी के मेयर आ गए थे नेमतुल्लाह खान साहब, और उन्होंने कुछ काम भी किया कि मुशर्रफ साहब ने इख्तियारात, वसाइल, इख्तिदार सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उनका नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन वो गलियों और मोहल्लों तक नहीं गया जैसा एमकेएम का है। एमकेएम ने जैसा लोगों को एडिक्ट किया है कि भाई यहाँ गए टाउन में, यहाँ गए यूनिट में, वहाँ गटर का ढक्कन लग गया, वहाँ जो है गटर साफ़ हो गया, जेटिंग मशीन आ गई, खाद डल गई, मिट्टी डल गई, पौधे लग गए, एथलेटिक ट्रैक बन गया, जो पार्कों में और मैदान में जिस तरह जो चीज़ें होती थी सफाई हो गई। तो मेरे ख्याल में उस तर्ज का नेटवर्क चाहिए जो नहीं है किसी के पास। वो एमकेएम ही वो नेटवर्क दे सकते, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो मेरे ख्याल में एमकेएम की जरूरत होगी, जो भी मेयर आएगा भाई, एमकेएम का तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, विफाक में जाती है तो हुकूमत के साथ मिल जाती है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी शामिल होती है। अगर स्पेसिफिकली सिंध की बात की जाए तो यहाँ पर वो एमकेएम एतराज़ करती है कि भाई नहीं जी नहीं, ये तो इन्होंने मैरिट भी चोरी किया है, फिर हल्का बंदियों में भी इन्होंने नकब लगाई है। तो अब इस सूरत हाल में भी जाहिर है कराची का शहरी भी तो कंफ्यूज है ना कि वो क्या करे। देखिए,
कराची के शहरी बिल्कुल अब बहुत क्लैरिटी के साथ ये देख रहे हैं कि भाई मरदमशुमारी पर हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से, उनके इन्यूमरेटर्स थे, डीसीज और एसीज, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके थे, जहां दबाया गया। और पहली बार डिजिटल डेटा से चूँकि मरदमशुमारी हुई, डिजिटल डेटा ने ख़ुद हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात के सबूत फराम कर दिए, इसीलिए एक 1.25 महीने का वक्त बढ़ाया गया और उसमें 50 लाख की आबादी बाजियाब हुई। अब मजीद दुरुस्तगी और जो तस्हीह का अमल है उसमें इंशाल्लाह ये बेहतरी होगी। वैसे फारूक भाई आपस की बात है, बंदियों में डंडा मारा गया, मरदमशुमारी मारा गया, बल्दियाती इख्तियारात आपस की बात है फारूक भाई, बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए गए। 140 ए में जी आपस की बात ये है कि अगर तो पीपल्स पार्टी का ही मेयर भी आ गया तो फिर सियासत में मज़ा नहीं आएगा। अगर जमात इस्लामी से, पीटीआई से कोई मेयर होता तो फिर जनाब ये होता कि जी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया जा रहा है और एक एटलीस्ट शोर तो है ना, एहतजाज तो हो रहा है ना कि भाई ये मसला हल नहीं हुआ। जब ओवरऑल सभी कुछ बेग जमात के पास होगा तो कराची का शहरी तो बस फिर यही सोचेगा कि पता नहीं हल करते हैं नहीं करते, कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखिए 5% का वोट लेकर वो अपोजिशन करे या उनका मेयर ना आए, ये अगर वो शोर करेंगे और अपोजिशन मजबूत होगी और पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा। मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब को जब पीपल्स पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी थी तो K4 के मंसूबे को क्यों नहीं आगे बढ़ा दिया? चौथी बार ग्राउंड ब्रेकिंग सियाम हाउस में क्यों होती है? बिलाल भुट्टो जरदारी खुद मजाक उड़ा रहे थे मुराद अली शाह का कि भाई क्या इस मरतबा वाकई में मंसूबा शुरू होगा या ये भी पहले की तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग है? और फिर मुराद अली शाह कहते हैं कि अभी हमें वफाक से पानी मिलेगा तो इस मंसूबे में हम पानी डालेंगे। तो इसका मतलब 15 सालों से आप वफाक से पानी नहीं ले सके। प्रॉब्लम ये है फारूक भाई, कराची के मसाइल जूं के तू हैं, ना भी हो कराची के मसाइल जूं के तू हैं, जमात इस्लामी का मेयर आए, पीटीआई का मेयर आए, वो आके रोएगा जी मेरे पास इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा तो हम वही पुराना शिकवा सुनेंगे, विफाक हमें फंड्स नहीं दे रहा। अब ये सिचुएशन सारी अजीबो गरीब सी है। इस सारी सूरत हाल में कराची का शहरी आज भी परेशान है कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। आपके ख्याल में ये जो ताज़ा जो नक़ब-ज़नी या कार्रवाई हुई है वो हुई भी है या नहीं हुई, जिसका गिला कर रहे हैं हाफिज नईम कि कैसे पता पीपल्स पार्टी को कि 30 बंदे या 40 बंदे नहीं आएंगे, इन्हें वही आई है, इन्हें ख्वाब आया है, इन्हें कैसे पता है? देखिए उनके बहुत सारे लोग वाकई में ख्वाब देखने वाले हैं जो अक्सर इस तरह के आगे के जो सियासी वाक़यात हैं उनके बारे में पहले से बता देते हैं। अब ज़ाहिर उनके ज़राए क्या हैं मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं, आप भी जानती हैं, हम सब जानते हैं। फिर इसी तरीके से मसला सारा ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारी सूबाई 15 सालों में वो जितना मजबूत है और जो करप्शन लूट मार हुआ है, जो हुई है, ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं, उसके बाद तो लोगों को ख़रीदना और मतलब उनकी वफ़ादारी तब्दील कराना ये कौन सा बाएं हाथ का खेल है ना पीपल्स पार्टी का। अब ये सारी बातें हो रही हैं, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दें कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया और जमात इस्लामी को अपोजिशन करनी, ज़रूरत इस बात की एक वसीतर इश्तराक अमल और मफाहिमत की है। कराची की जो असल जमातें हैं, और मैं नहीं कहता वो MKM अकेली है, जमात इस्लामी के वजूद को, उसके वोट बैंक को वैसे फारूक भाई मुझे एक बात बताइएगा, कराची के हद तक आप क्या ये बात कन्फेस करेंगे कि MKM से कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो फ्रंट फुट पे उस तरह नजर नहीं आ रही? ये जगह जो भी जमात इस्लामी के पास है ये आप लोगों के पास हो सकती थी, आप लोगों का स्टेक है इस शहर में, आप लोगों का वोट बैंक है एक बड़ी तादाद में, लेकिन आप लोग उस तरह से आगे नहीं है। आगे जमात इस्लामी है, कैंपेन भी उनकी जबरदस्त और भरपूर थी। देखिए हमारा कराची के अवाम के साथ जो अखलास है वोट बैंक के साथ, वो नुमाया है कि 70 सीटें कम हो, मैं ऐसे खसारे के इंतखाबात में जाकर पहले ही कंप्रोमाइज़ कर दूं कि मुझे 70 सीटें नहीं चाहिए और मैं इलेक्शन लड़ूं और फिर ख्वार हूं हाफिज़ नईम की तरह और जमात इस्लामी की तरह, जो कि हो रहा हूं, और फिर 5-6% के वोट लेके मैं कहूं और अरबों रुपए खर्च करके कहूँ कि मुझे मेयर बनना चाहिए। तो ये फ्रंट फुट पे आके खेलना, ये कैसा खेलना है कि फ्रंट फुट पे आके खेलने की सारी गेंदें मिस हो रही हैं। मुझे बताइए इसका हल क्या है? कराची में क्या सियासत ऐसे ही चलेगी? हम बैनर्स पढ़ते रहेंगे? यस, मैं बता रहा हूँ, मैं हल बता रहा हूँ कि जमात इस्लामी और जैसी तैसी भी PTI रह गई है कराची में या मुल्क में, कराची के हद तक उन्हें MKM के साथ मिलकर तीनों को
पीपल्स पार्टी ने अपने कद, अपने वज़न, अपनी आबादी और जो मसनूई आबादी की में इजाफा, अक्सरियत और अलकाबंदियों से जो खिलवाड़ किया है और जो मुकम्मल कब्ज़ा करने की साजिश है, उसके लिए इन तीनों को मिलकर बड़े बड़े पुरअमन एहतजाज करने होंगे, धरने करने होंगे, अवाम की अदालत लगानी होगी। एक नंबर 2, जो तौहीन अदालत का मुकदमा तीनों को सबको मिलकर डालना होगा। 140A की मेरी पिटीशन पर, MKM की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया, फिर भी और तीनों जमात, सारी जमातों के साथ उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने माहिदा किया, फिर भी तरमीम नहीं की 2013 के कानून में कि बल्दियाती इदारों को मौसर और मजबूत और जो बाइख्तियार बनाया जाए। तो उसके लिए हम सबको मिलकर ये सारी अदालत में भी जाना होगा, सियासी तौर पर जो सूबाई और कौमी ऐवान है उसमें भी उठाना होगा और अवाम की अदालत भी लगानी होगी। आप देखें, अगर 6 माह तक हम ये काम करेंगे, चाहे मेयर जमात इस्लामी का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, तो भी वो अपोजिशन की जमात है, और अगर वो बल्दिया में अपोजिशन में तो भी अपोजिशन की जमात है। ये शहर अपोजिशन का शहर है, तो मिल के फिर दिखाना होगा कि कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है और सूबा भी पलता है अगर कराची चलता है। बिल्कुल आपने ठीक है फारूक भाई। देखिए, जो मुर्तजा वहाब है, जिनके इम्कानात अभी नजर आ रहे हैं कि ये कराची के मेयर बनने जा रहे हैं, आपकी उनसे तवक्कुआत क्या? जाहिर है वो भी यंगस्टर हैं, कराची के शहरी हैं, यहाँ के बासी हैं, रहने वाले हैं और बड़े वोकल भी हैं, बाहर भी निकलते हैं, अवाम में भी जाते हैं। आपको लगता है कि वो परफॉर्म करेंगे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से हट के? मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब में इतनी सलाहियत तो मुझे नज़र आती है कि उसे जब MKM और जमात इस्लामी का साथ चाहिए होगा और वो भी ये रियलाइज़ करेगा कि एक माइंड सेट है सिंध के वडेरों जागीरदारों का कि कराची के साथ सौतेली माँ से भी बदतर सलूक करना और हैदराबाद को भी ना वसाइल, ना इख्तियारात और ना ही उन्हें जो है वो उनका हक़ देना है। तो फिर मेरे ख्याल में मुर्तज़ा वहाब अगर लीड करेगा इस कैंपेन को और MKM और जमात इस्लामी का साथ लेगा और कराची के अवाम का साथ लेगा, तो शायद पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसी कोई बगावत हुई तो मैं समझता हूँ कि वो परफॉर्म कर सकेगा, वरना उसे भी सो कॉल्ड नाम नहाद पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन में अंगूठे के नीचे रखा जाएगा। जैसे 1.5 साल की एडमिनिस्ट्रेटरशिप दी तो उसमें कौन सा तीर मारा, ना सर्कुलर ट्रेन के मंसूबा शुरू हुआ, ना K4 के मंसूबे पर काम शुरू हुआ, वही वफाक का रोना रोया गया। तो अपने लेकिन कराची शहर के अंदर अलबत्ता काफी सड़कें बन रही हैं, काफी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ख्वार करते आए। देखिए आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है, मे भी इलेक्शन के करीब और काम हो। देखिए सड़कें और फ्लाईओवर बनना ये गाड़ी है, उससे पहले हॉर्स, घोड़े को आना है, काट बाद में आती है। और घोड़ा क्या है? मरदमशुमारी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और पानी के साथ ट्रांसपोर्ट, जिसमें सर्कुलर ट्रेन है, जिसमें खरबों रुपए चाहिए और उसका इंतजाम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जड़ से मामलात को ठीक करने की जरूरत है। जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है उसमें सबसे बड़ा मसला कराची के बासियों का पानी है। हाँ, और K4 का मंसूबा ताहाल अभी बिल्कुल रुका हुआ है। मेरे इलाके बहुत सही। हाँ, अगर ये नहीं होगा तो देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और बिजली का मसला अगर हल नहीं करेंगे सब मिलकर तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ना इंडस्ट्रियल जोन आगे बढ़ेंगे, ना चलेंगे, ना लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये जो 60% का रेवेन्यू कराची दे रहा है वो भी नहीं दे सकेगा। जो इस वक्त सूरत हाल है, डॉलर 400 पर चला जाएगा, तेल की कीमतें दुनिया में कुछ, हमारे यहाँ कुछ। तो वफाकी ये लगता है कि कंसेंसस है, इत्तफाक राय है कि कराची के लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन बना के उनसे ज़िंदा रहने का हर बुनियादी हक़ छीन लेना है। ये एक कंसेंसस पाया जाता है और हम PDM की हुकूमत में हैं, PDM के साथ हैं उसकी हुकूमत में, लेकिन हमें वहाँ भी शिकायतें हैं। पीपल्स पार्टी से तो फिर तो फौरी तौर पर इस्तीफे दे देने चाहिए ना फारूक भाई। बहुत शुक्रिया आपका, तो उसकी कई वजह है दिया। अगर आप लोगों के शिकवे वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो फिर आप इनके साथ क्यों हैं? यही सवाल आपसे कराची का वोटर करता है कि भाई अगर आपके गिले शिकवे हैं, जो मसाइल आप हल करना चाहते हैं वो नहीं होंगे तो कैसे होगा? जी फारूक भाई, आप लास्ट में कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? कुछ दिनों में आप देखेंगी हमारी मंतक। चले जी, अल्लाह करे आपकी जो भी मंतक हो वो कराची के शहरियों के हक में हो और चीजें बेहतरी की जानिब जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे जी, यही दुआ की जा सकती है, क्योंकि कराची के मसाइल जो के तू हैं, वही पानी का मसला, यहाँ पर लोग टैंकर खरीदने पे मजबूर हैं, फिर
बिलावल कहते हैं कि मैं भी टैंकर खरीद कर पानी डलवाता हूँ, कोई आपके लिए अलग चीज़ नहीं है, मैं भी इसी सूरत हाल से दो चार हूँ, तो इसका हल तो बिलावल साहब आपने निकालना है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप इसका हल भी निकालें, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, कराची अगर फले फूलेगा तो पूरा पाकिस्तान फले फूलेगा। पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आके बसते हैं, गुलदस्ता है ये मुख्तलिफ ज़ुबानों का, कराची शहर की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए। आगे बढ़ेंगे, शोहदाए वतन की बात करेंगे जिनको बोल न्यूज़ का सलाम है। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले शोहदा के लवाहिकीन का साने 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए। ने अपने मुल्क और कौम के लिए जान दी। बेशक एक निडर इंसान था जिसने अपनी सारी उम्र अपने वतन के लिए उसने कुर्बान की और बहुत प्यार से उसको अपना जो था लफ्ज़ पाकिस्तान वो बोला करते थे। पाकिस्तान हम सब इस पर कुर्बान है। 9 मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शोहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगी। और 9 मई को जो हुआ सानिया, उस पर हमें दिली दुख है कि हमारे शहीद को इनको इस तरह से नहीं भूलना चाहिए था। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, पर जो हमारे शहीद हुए हैं वो हमें कोई ला के नहीं दे सकता। आप शोहदा पे और इन पे तनकीद ना कीजिए। शोहदाए वतन को बोल न्यूज़ का सलाम है। हम सलाम पेश करते हैं, शोहदा हैं तो हम हैं, जिनकी वजह से आज हम सुकून से बैठे हैं, आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें पता है कि हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, और अल्लाह ताला इनके दर्जात मज़ीद बुलंद करे, इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। आगे बढ़ेंगे जनाब, कुछ बात करते हैं हीरो पाकिस्तानी की। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम ये बात बार बार करते हैं। अपने शो के तवस्सुत से हम कोशिश करते हैं कि अपने इन स्टार्स को, अपने हीरोज़ को हम सराहें, उनकी पजीराई हो, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए हमसे जो हो सके हम करें। हम अपने हीरोज़ को अगर सरकारी सतह पर सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया में शाइन करेगा। एक ऐसा ही चमकता हुआ सितारा हमजा अली रिजवान है, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में टेनिस के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। क्या कमाल किया हमजा ने, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हमजा अली रिजवान 13 साला पाकिस्तानी टेनिस हीरो। हमजा पहले पाकिस्तानी जिन्होंने जापान में विंबलडन चैंपियनशिप अपने नाम की। हमजा ने नेशनल लेवल पर 8 बार सिंगल्स टाइटल भी अपने नाम किया और नेशनल जूनियर चैंपियन का एजाज भी आज तक अपने पास रखते हैं। अब हाल ही में लाहौर में मजीद एक चैंपियनशिप के फाते भी रहे। इसके अलावा कजाकिस्तान में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और बहरीन में होने वाले एक कैटेगरी टूर्नामेंट में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जी जनाब, हमजा अली रिजवान जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और क्या बात है, सिर्फ 13 साल की उम्र में इतनी एक्सीलेंसी। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया और मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। कुछ अपने बारे में बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जापान में। वहाँ पे मैंने इंडियन प्लेयर को भी रहा था, काफ़ी कंट्री से प्लेयर आए थे वहाँ पर, और बाकी हमने भी फाइनल विन किया थाईलैंड के प्लेयर को हरा के। तो हमजा, टेनिस खेलने का शौक़ तो आपको यकीनन बचपन से होगा, सपोर्ट किसने किया? घर में और भी मतलब हैं पेरेंट्स में से कोई जो कि स्पोर्ट्स के साथ लिंक्ड हो, खेलते हो? जी बस पहले मेरे फादर खेलते टेनिस, तो फिर बाद में अब हम खेलते टेनिस। वो हमें अपना शौक हमें देखते हैं, और स्पोर्ट तो अभी तक कोई भी नहीं है, जहाँ भी गए हैं सारा मेरे फादर अपनी पॉकेट से ले गए हैं। अच्छा, सपोर्ट किसी ने नहीं किया? अभी जब जापान आप गए खेलने के लिए तो सारे पैसे आपने अपने मतलब खुद पैसों से टिकट लिया, किसी भी तरह से कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं मिला आपको? जी कुछ भी नहीं मिला, सारा जहाँ जो भी किया सारा खर्चा खुद ही किया। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हुकूमत जितने भी टेनिस स्टार्स हैं इनको सपोर्ट करे, या फिर इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए? कोई अपील करना चाहेंगे आप? जी मैं यही मैसेज दूंगा कि आप सपोर्ट करें, टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, आप अकेडमीज़ बनाए और इनको सपोर्ट करें। खाली क्रिकेट नहीं है, बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, आप सबको सपोर्ट करें। बिल्कुल। अच्छा हमजा, विंबलडन आपने माशाल्लाह जीता है और छोटी सी एज है आपकी भी, 13 इयर्स के आप हैं,
तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? पढ़ाई भी यकीनन साथ चल रही होगी, कितना टाइम स्टडीज़ को देते हैं, कितना टाइम खेलते हैं? जी मॉर्निंग में टेनिस खेलते हैं और फिर बाद में ट्यूटर आते हैं घर पे पढ़ाने, तो उनसे स्टडीज़ करते हैं फिर प्राइवेट। तो कोचिंग आपके फादर करते हैं या फिर आपने वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है? जी अभी तो मैं रिसेंटली एकेडमी में आया हूँ, सामू लकी एज टेनिस, उसमें मेरे कोच हैं मोहम्मद खालिद। अच्छा, तो क्या प्लान्स क्या हैं, अब आगे क्या करना है? जी आगे इंशाल्लाह अभी ट्रेनिंग करके एशियन टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं और वैसे यही ख्वाहिश है कि जूनियर ग्रैंड स्लैम खेलें, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान साहब से मिलूं और उनसे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी मोटिवेशन हासिल करूं। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा हमज़ा कि अभी जिस तरह के स्टडीज़ भी आपकी चल रही हैं और माशाल्लाह से आप खेल भी रहे हैं, अभी एशियन टूर्नामेंट्स के हवाले से आपने बात की है, आप इस हवाले से फ़ंड्स भी क्या खुद ही अरेंज कर रहे हैं या फिर आप कोशिश करेंगे कि आपको कोई हेल्प मिल जाए इस हवाले से? जी बस यही कहूँगा कि आप सपोर्ट करें, और टैलेंट तो बहुत है, आप बस सपोर्ट करें किसी ना किसी स्पोर्ट को लाजमी। और टूर्नामेंट्स तो काफ़ी हैं एशियन लेवल पे, बस उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, बाकी टूर्नामेंट्स तो काफ़ी आ रहे हैं। तो हमजा जब ये सिचुएशन होती है कि आपको कुछ सपोर्ट नहीं करता या फंड्स आपको खुद अरेंज करने पड़ते हैं, आप एकेडमी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि कुछ करना चाहते हैं, अच्छा खेलते हैं, वो क्या डीमोटिवेट होते हैं इस तरह की चीज़ों से, या फिर क्या सोचते हैं इस हवाले से, क्या करेंगे आगे चलकर? जी डीमोटिवेट तो बिल्कुल होते हैं कि अब इसके अलावा आपको स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसमें अब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत एक्सपेंस की ज़रूरत है, तो वो बस यही कहूँगा रिक्वेस्ट कि आप वो सपोर्ट करें, फिर टैलेंट तो बहुत है, इंशाल्लाह कोई ना कोई प्लेयर लाजमी निकलेगा पाकिस्तान से भी। सही, तो घर में आपके जो दीगर बहन भाई हैं उनमें से और भी कोई है जो आपके साथ खेलता है या बस आप ही हैं जो टेनिस खेलते हैं? जी मेरे दोनों भाई भी खेलते हैं, बड़ा भाई एशिया नंबर 1 है और छोटा एशिया नंबर 2 है अंडर 14 में। माशाल्लाह ज़बरदस्त, इसका मतलब है आप सभी स्टार्स हैं घर में। तो हमजा आप अपने आपके जैसे बच्चे जो दीगर हैं जो कि मतलब अच्छा खेलते भी हैं और चाहते हैं कि वो भी रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, उनको क्या मशवरा देंगे आप? यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, बस ट्रेनिंग करें, और इंशाल्लाह इसमें आप ये है कि टेनिस ऐसी गेम है, आप इसमें फिट भी रहते हैं, काफ़ी अच्छी गेम है, इसमें आप मतलब कि आप पाकिस्तान टीम में आए, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, काफ़ी प्राउड मूवमेंट है ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और पता है आजकल गैजेट्स में घुसे रहते हैं, मोबाइल्स उनके हाथ में होते हैं, स्क्रीन टाइम वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो ऐसी किसी एक्टिविटी में, ऐसे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, और अगर अच्छा खेलेंगे तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा और ख़ुद भी हेल्दी और फिट रहेंगे। हमजा हमारे साथ थे, हमजा का मैंने शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कहने वाली अदाकारा राबी पीरज़ादा इन दोनों समाजी सरगर्मियों में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। बच्चों की तालीम, सेहत और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए लाहौर में फ़ाउंडेशन का आगाज़ कर दिया है, और इसी हवाले से मज़ीद हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर से कि राबी पीरज़ादा आखिर क्या कर रही हैं आजकल। जी मोइन। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजी कारकुन राबी पीरज़ादा, जिन्होंने काफ़ी अर्सा पहले गुलकारी और अदाकारी जो है वो छोड़ दी थी, आजकल काफ़ी एक्टिव हैं सोशल वर्क में। इन्होंने आज लाहौर में अपनी जो फाउंडेशन है उसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। इस फाउंडेशन में क्या करेंगी राबी? लोगों को क्या तालीम दे रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, किस मकसद के लिए खोली आपने? असल में मैंने सिर्फ तालीम के लिए खोली थी, लेकिन तालीम के साथ साथ मुझे सेहत भी देनी पड़ गई, रोज़गार भी देने पड़ गए। अब होता ये था कि बच्चों को हम स्कूल में खाना खिला देते थे, तो वो घर में या जब उनकी छुट्टी होती थी सैटरडे संडे को, तो वो 2 दिन भूखे रहते थे। तो वो एक ऐसा ट्रायल बना, तो मैंने कहा ये जो ब्रांड है हया बाय राबी, ये औरतों की ही फलाह के लिए ब्रांड है, इससे जो है हम औरतों को ही रोज़गार भी दे रहे हैं, उनका काम भी चल रहा है माशाल्लाह। स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए ये? अभी तक ख़वातीन के लिए जेंट्स के कपड़े आ रहे हैं, आपको बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। फाउंडेशन का मकसद फाउंडेशन का मकसद क्या है? फाउंडेशन का मकसद जो तालीम है वो भी दोनों के लिए, नो जेंडर डिफरेंस, रोज़गार भी दोनों के लिए और सेहत भी दोनों के लिए। सिर्फ जो कॉलेज अभी मैं बना रही हूँ, मैं गर्ल्स कॉलेज बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब हम बच्चियों को पढ़ाते हैं ना छोटी छोटी उम्र तक, तो आजकल टिकटॉक का दौर है, जब वो बड़ी होती हैं ना तो वो दाएं बाएं निकल जाती हैं। तो अब कॉलेज में, उस कॉलेज का मकसद ये है कि ना सिर्फ वो इंटरमीडिएट कॉलेज है, बल्कि उसके अंदर लड़कियों को एक अच्छी माँ बनने का, एक अच्छी बीवी बनने का, एक दीनी औरत बनने का तरीका भी हम उसके अंदर सिखाएंगे। आप सोशल रिफॉर्म्स के लिए कह सकते हैं ये काम कर रही हैं। सेहत, तालीम और रोज़गार, ये तो सियासी नारा है और वैसे भी इलेक्शन करीब आ रहा है, तो आपका तो कोई इरादा नहीं है आगे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? मेरे पास ना तो कोई ATM है ना मेरे पास कोई डोनर्स हैं, ऐसे नहीं। देखो पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है,
पॉलिटिक्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी। उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी मैंने अपना मफाद देख लिया, जदों मैं पंजाब कश्मीरी हूँ बट मैं पंजाबी में बात एक्सप्लेन करूँगी, जदों मैं भी झंडे वाली गड्डी ते बह गई ना, फिर मेरा दिमाग वापस वो शोबिज़ अली राबी पीज़ादा वाला हो जाना कि जी आई नीड माई कम्फर्ट्स, आई नीड माई एवरीथिंग। नो, मैं इसी तरह ठीक हूँ, मैं अल्लाह के लिए काम करने वाली ठीक हूँ। अच्छा, अब तक फाउंडेशन कितने बच्चों और बच्चियों को असिस्ट कर चुकी है मुख्तलिफ तालीम में या उनके रोज़गार के हवाले से? कितने लोगों को आप कर चुकी हैं मदद? मैंने ना ये तकरीबन 8 बच्चियाँ थीं जो मेरे घर पे पढ़ती थी। इस वक्त हमारे 750 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ज़्यादा 90% चीज़ें तो हम नहीं दिखाते, लेकिन 10% चीज़ें हम सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, क्योंकि 90% पे ये होता है कि एक तो कुछ लोग भी नहीं चाहते, कुछ हमारे पास भी वक्त नहीं होता यार इसकी मदद करो या वो करो। तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हमने लोगों को रेडियाँ दी, हमने सिलाई मशीनें दी। सिलाई मशीन, अच्छा रेडियाँ तो हम चेक कर लेते थे ना, सिलाई मशीनें घरों के अंदर होती थी, औरतें बेच देती थी। हमने सिलाई मशीनों की जगह ब्रांड बना दिया हया बैराबी। जब हमने वो ऑनलाइन बनाया तो अबाया का ही मैंने उसी का ब्रांड पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, वो टॉप मोस्ट ब्रांड बन गया। उसकी सेल जो थी वो डेली की बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमने उसको उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, हमने शॉप खोली फोर्ट्रेस। अभी लास्ट सवाल आपसे ये है, जब आपने शोबिज़ को छोड़कर सोशल वर्क की तरफ आई, तो जो गुर्बत आप लोगों ने देखी पाकिस्तान में, जिस कदर लोग सफ़ेद पोश ख़ास तौर पे, तो क्या कोई स्टोरी शेयर करेंगी? आपको किस तरह के लोग आके हेल्प के लिए कहते रहे? किस तरह के लोग आए हैं आपके पास? मैं आपको अपनी ना एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ जिससे आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पास एक औरत आई बड़ी सी चादर में और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाली, जो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी कोई अच्छी फैमिली की औरत है। उसके साथ ना कोई 3 और बच्चियाँ भी थीं, यंग थी, कोई 24 की थी, कोई 23 की होगी, कोई 20 की होगी, और वो खातून थी कोई 50-60 ईयर्स की। बेटा मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी। कहती हैं बेटा मैं प्रोफेसर थी, मेरी जॉब चली गई है, मेरी बच्चियां कभी घर से नहीं निकली, इन्होंने BA किया है, घर में बैठी हुई हैं। मोइन हमारे साथ मौजूद थे, रज़ाकारा राबी पीरज़ादा का समाजी जो काम है उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आजकल नज़र आ रही हैं। और अभी मुझे ब्रेक भी लेनी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आयरन मैन अगर मैंने कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तलहा अली इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रेसलर हैं। तलहा वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आयरन मैन का खिताब मिला है तलहा अली को, पाकिस्तान की तारीख के पहले मार्शल आर्ट प्रोफेशनल रेसलर हैं जिन्हें लोग लोहे का आदमी कहते हैं। हाल ही में तलहा अली ने नेपाल के शहर काठमांडू में थाईलैंड के पहलवान को शिकस्त दी है और ईस्टर्न चैम्पियनशिप जीत ली है। हीरो पाकिस्तानी कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स के फाते भी हैं। तलहा ये आयरन मैन आपको सब कह रहे हैं, क्या खाते हैं आप? मैं भी वही खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। डाइट पे थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दिखने में तो आप इतने स्लिम ट्रिम हैं। ये इतनी ताकत, इतनी मजबूती कहाँ से आई हुई है? बेसिकली मैं क्यूकुशिन में ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। ज़बरदस्त। हाँ, आपने देखा होगा कि ब्रूस ली, ब्रूस ली मतलब उसका वेट ब्रूस ली से तो ज़्यादा हैवी हूँ, लेकिन ब्रूस ली का 48 वेट था, मेरा 65 to 70 kg वेट है, तो ब्रूस ली से तो ज़्यादा हैवी मार जाता हूँ। और दूसरी बात ये कि मार्शल आर्टिस्ट को मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको हैवी होना चाहिए, मतलब हर मार्शल आर्टिस्ट हैवी नहीं होता और मतलब वो उसे बॉडी की नीड नहीं होती। लेकिन हमारी पाकिस्तानी लोगों की साइकोलॉजी ये है कि मतलब जिसकी बॉडी है वो रेसलर है, जिसकी बॉडी है वो फाइटर है। बिल्कुल, बॉडी डजंट मैटर, मतलब बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपके स्किल्स काम आते हैं। स्किल्स काम आते हैं। अब आ जाते हैं काठमांडू पर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा, मार भी खाई। अच्छा, मारा भी। कोई ऐसा पंच जो कि आपको अभी भी याद है, कोई किक, कोई पंच जो आप भूलेंगे नहीं? वो जो लास्ट पंच था मेरा क्यूकुशिन ब्लैक बेल्ट था, जिस वक्त मैं मार्शल आर्ट करता था, उसमें 1 पंच में मैंने नॉकआउट दिया था, मतलब नॉकआउट किया था किसी फाइटर को। वो पंच मैं नहीं भूल सकता कि वो फाइट स्टार्ट हुई और 1 पंच मारा, नॉकआउट, जिसे हम हुक पंच कहते हैं। अच्छा, इसमें भी कहते हैं तसल्ली हो जाती है, मज़ा आ जाता है कि बस काम कर दिया मैंने। हाँ। अच्छा, शौक शुरू से था, कैसे ज्वाइन किया आपने? बेसिकली मैं स्पोर्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना बॉक्सर थे, अपने यंग टाइम में बॉक्सिंग करते, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में ही स्पोर्ट्स है और फाइट है।
तो अम्मी का अब्बू का बिल्कुल सपोर्ट थे, अब भी सपोर्ट करते हैं। अम्मी तो मेरी हर फाइट देखती है। अच्छा। हाँ हाँ। तो आप ही हैं जो घर में मतलब इस तरफ है, या फिर और बहन भाइयों में भी कोई है? बेसिकली मेरी बहनें तो है नहीं, हम अच्छा। 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा जो छोटा भाई है बिलाल अली, तो बेसिकली वो मेरा सीनियर है मार्शल आर्ट में। अच्छा। उसने मुझसे पहले ज्वाइन किया था। छोटा भाई सीनियर है, बड़ा भाई जूनियर है। हाँ, लेकिन उसने मुझसे पहले ज्वाइन किया था, मेरा सीनियर था, मुझे सिखाता था। फिर उसने अपनी फील्ड छोड़ दी, अब वो जॉब पे लगा, अकाउंटेंट की जॉब करता है, अपनी बस जॉब में खुश है। मैंने अपनी फील्ड को कंटिन्यू रखा, मैं अभी भी इस फील्ड में हूँ। अच्छा, अक्सर हमारे पास जो प्लेयर्स आते हैं वो शिकवा करते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट नहीं करता, हमें फ़ंड्स खुद अरेंज करने पड़ते हैं, किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो अपने खर्चे पर जाते हैं। शायद एक वजह ये भी हो कि आपके भाई ने इस फील्ड को छोड़ दिया। ये वजह तो मेरे साथ तो मतलब नहीं हुई, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ, मेरे 2 बार काठमांडू के टूर हुए हैं, दोनों बार मुझे सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सपोर्ट किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। और पूरा मेरा अकोमोडेशन, एयर टिकट वगैरह सब कुछ, मतलब टोटली मतलब जो खर्चा था मेरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किया है। बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये सरपरस्ती मिल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना अक्सर प्लेयर्स ये शिकवा करते हैं कि नहीं, दूसरे स्पोर्ट्समैन का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो सपोर्ट है। अच्छा, चले, ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान आपको देख रहे हैं और वो भी इस लेवल पर आना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? यही मशवरा देंगे कि ये गलत चीज़ों से मतलब दूर रहें, मतलब जैसे गुटखा, पान, छालिया, इस चीज़ों से दूर रहें, अपनी डाइट पे फोकस करें, रनिंग करें, सुबह को उठ के एक्सरसाइज करें, इसके बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। सही। तो मुझे ये बताइएगा तला, अभी जिस तरह आप काठमांडू गए, वहाँ पे आपने थाईलैंड के प्लेयर को चित किया, फिर आपने इंडियन प्लेयर को चित किया, फिर आपने नेपाली को भी किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किसको चित करने में आया था? इंडियन को। अरे वही हाई वोल्टेज टाकरा, वो जो कहते हैं ना कि ये असाब की जंग भी होती है, पता होता है ये इंडियन है ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको, इससे अगर मैं हार गया ना तो ये ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। ऐसे ही होता है। यही होता है कि तो इंडियन से नहीं हारना। पाकिस्तानी वैसे देखा जाए तो हर स्पोर्ट्स में जीतने सिवाय क्रिकेट के। सिवाय क्रिकेट के, ये भी बड़ा शिकवा है। हर इवन के हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हॉकी में भी जीतते हैं, हर स्पोर्ट्स में जीतते आ रहे हैं इंडिया से, लेकिन सिर्फ जब भी क्रिकेट की बात होती है तो क्रिकेट में हार जाते हैं। क्रिकेट में हार जाते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यही वजह है कि वो जो एड्स मिलते हैं ख़राब हो जाते हैं। अगर उनको भी इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़े ना, पता चले कि किस तरह जनाब खेला जाता है और पैसे अपने लगते हैं, तो पता होता है कि जीत के भी आना है। खैर, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मज़ीद भी बात करूंगी। कुछ और ऐसे ज़बरदस्त नौजवान भी हैं जिनकी तारीफ़ अगर ना की तो ज़्यादती होगी। सक्खर के तालिब इल्मों का बड़ा कारनामा है, सिंध में सैलाब में फंसे मुतासरीन की मदद के लिए ड्रोन एम्बुलेंस बना डाली है। इस कारनामे को अंजाम देने में कितना वक्त लगा और ये ड्रोन शोबा सेहत में इंसानी मदद कैसे कर सकता है? जी जनाब, इस वक्त एमी रिजा और आसिफ रिंद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो आसिफ और एमी। मुझे बताइएगा, ये कारनामा आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त जो अंजाम दिया है, मेरे ख्याल में जिस तरह कुदरती आफात आती रहती हैं, लोग परेशान होते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है जो आप लोगों ने इजाद की। ख्याल कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, लास्ट टाइम में जब फ्लड आया था सिंध में तो बहुत क्रैशेस हुए थे, तो उसको देख के उस टाइम इतना पानी था कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और उस पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिसीजेज, बीमारियां हुई थी। तो हमें उसको देख के हमने एयर एम्बुलेंस बनाई कि एटलीस्ट हम इसके ज़रिए मेडिसिन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उन चीज़ों को देख के हमारे अंदर ये आइडिया आया और हमने इस आइडिया को प्रैक्टिकल वर्क में। तो आसिफ, आप टीम को लीड कर रहे हैं, मुझे ये बताएगा कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ? आपको क्या क्या मतलब चीज़ों की ज़रूरत पेश आई, फिर हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका कंट्रोल आपके हाथ में होगा, ये चलेगा कैसे, कुछ बताएंगे इस ड्रोन के हवाले से? जी सर, बिल्कुल। इसमें कंट्रोल जो है रिमोट कंट्रोल के साथ भी कर सकते हैं, हम लैपटॉप के जरिए भी कर सकते हैं बैठ के। तो इसमें टेलीमेट्री, जीपीएस सब कुछ लगा हुआ है, और इसमें कैमरा भी लगा हुआ है कि एटलीस्ट हमें बता सकता है कि किस जगह पे लोग फंसे हुए हैं, किस जगह पे लोगों को हेल्प की जरूरत है। तो इसको हम रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अच्छा, एमी आपके साथ मौजूद हैं, ये इस हवाले से क्या बताएंगी? काफ़ी खामोश लग रही है मुझे। ये हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस ड्रोन बनाया क्योंकि फ्लड एरियाज में आपको पता है लास्ट ईयर कितना नुकसान हुआ था। तो हम लोगों ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारा, हर ईयर एक्सपो होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो जिसमें हमें फुल जो डिपार्टमेंट है हमारा सपोर्ट करता है। तो इसमें हम लोगों ने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। तो एक्सपो हमारा हुआ जिसमें 24 प्रोजेक्ट तो थे, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी आए थे लोग। तो उसमें हमें इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है।
जिसकी वजह से हमने ये एयर एम्बुलेंस बनाई, तो इसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला था अपनी पूरे डिपार्टमेंट में, और 3-4 यूनिवर्सिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। हमारे सर जो है, हमारे चेयरमैन जो है, उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है इसमें हमने जैसे कि एक्सप्लेन किया कि इस पर 95,000 खर्चा आया। इसमें इक्विपमेंट्स जो हमने अभी फिलहाल तो इतने वो नहीं है हाई लेवल के यूज किए, इसको हमने एज अ प्रोटोटाइप, एज अ आइडिया जस्ट इसको हमने प्रैक्टिकल वर्क में लाए कि इसको आप ज़्यादा फर्दर इसमें हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने 1000 kV की इसमें मोटर्स यूज़ किए हैं अभी, और GPS भी हमने यूज़ किया है इसमें, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो इसकी रेंज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने जैसे कि बताया सिर्फ 600 मीटर्स तक ये जाता है, और इसका वेट कैरी सिर्फ ये 2 kg कर सकता है अभी फिलहाल, लेकिन हम इसको एडिशन करें, इसमें और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं इससे, तो फिर ये इसकी हम जो रेंज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसका वजन भी हम जो मेडिसिन कैरी करवाएंगे वो भी ज़्यादा हो। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और आसिफ, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर आप इस तरह की किसी एफर्ट की वजह से किसी की जान जो कि बड़ी कीमती है वो बचा लें, तो और क्या चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि इसको थोड़े वसी पैमाने पर किया जाए, या कुछ ऐसा बनाया जाए इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए कि ज़्यादा अद्वियात मुंतकिल की जा सके, किसी ने कांटेक्ट किया? आसिफ, किसी ने कांटेक्ट किया आपसे इस टेक्नोलॉजी के हवाले से, इस पर मजीद काम करने के लिए? आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, ये जनाब देखिए ना कि ड्रोन है ये, और इसको रिमोट से चलाया जा रहा है, और 95,000 इस पर लागत आई है। इस पर 2 किलो मेडिसिन जो हैं वो एटलीस्ट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि सैलाब था, जहाँ बजा पानी खड़ा था, आप नहीं जा सकते थे, तो ऐसे में ये बड़ी कारआमद चीज़ है कि आप किसी तक अद्वियात पहुँचाना चाहते हैं, फौरी तौर पर फर्स्ट एड पहुँचाना चाहते हैं, तो इससे आप बड़े आराम से पहुँचा सकते हैं। अब मेरे साथ तला भी मौजूद है। तला काफ़ी खामोश बैठे हुए हैं। तला, मुझे ये बताएगा प्लान्स क्या? इंशाल्लाह पेरेंट तो मतलब बहुत अच्छे हैं, आगे यूके के, थाईलैंड और यूएस वालों से भी बात चल रही है। अच्छा, तो अच्छा, ट्रेनिंग को कितना टाइम देते हैं? ट्रेनिंग को तो ज़िंदगी में और क्या कुछ चल रहा है, हमें बताएं ना। बिजनेस चल रहा है, इसके अलावा बिजनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है फादर के साथ। और पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मैंने BSc की है। अच्छा, BSc की है। तो अभी फ़िलहाल आपको मतलब कोचिंग भी दे रहे हैं या फिर बस? हाँ, कोचिंग्स वगैरह दे रहा हूँ काफ़ी स्कूल्स में, और काफ़ी डूजोस वगैरह में, और प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह भी दे रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट भी दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आगे जब आप जा रहे हैं तो इसमें भी सिंध गवर्नमेंट के ही इश्तराक से मतलब कि सारा प्लान हो रहा है? हाँ, सिंध गवर्नमेंट आपको मैंने कहा ना कि हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, अब मेरे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है आपके लिए, वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले की थी कि रेसलर्स हेल्दी होते हैं। ये आप जो स्लिम ट्रिम है, कोई मसला नहीं, चल जाता है काम। बाज़-औक़ात वो कहते हैं ना कि वो छोटी सी जज्बातीपन और हमाकत बड़ा नुकसान दे जाती है। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। रेसलिंग एक फील्ड है स्किल की। स्किल्स में आपके अंदर स्किल्स है तो आप रेसलिंग जीत सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके हाई फ्लायर, मैं हाई फ्लायर कर मतलब मैं हाई फ्लायर रेसलर हूँ। मैं रोप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, जंपिंग, ड्रॉप किक्स वगैरह। तो इस तरीके से मैं किक का यूज़ ज़्यादा करता हूँ। जो हैवी रेसलर होते हैं वो थकते जल्दी हैं। बिल्कुल। और आपने जब देखा होगा WWE हो गया, AEW हो गया, तो उसके अंदर आपने जितने भी हैवी रेसलर देखे, इतनी हैवी बॉडी बगैर स्टेरॉइड्स के नहीं बनती। सिंपल सी बात है, ये सारे स्टेरॉइड्स है, और हम अपनी बॉडी को स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहते। एक ये तासुर भी है ना कि जितना हेल्दी होगा उतना पंच भारी होगा, वो जोर से लगेगा। हम उसे पंच करने का मौका ही नहीं देते। अच्छा, मौका, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएगा जिस तरह की WWF ऐसी कोई फेडरेशन पाकिस्तान में है जो? हाँ, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग, REW के नाम से, ये मेरे लोगो भी लगा हुआ है हमारी कंपनी का। रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW, ये हमारी फेडरेशन है पाकिस्तान की। अच्छा, बाज़ वक़्त मैं तो वैसे बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि रेसलिंग हम लोग देखते थे कि बच्चे घर में देख रहे हैं रेसलिंग, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो कभी कभी ये भी सुनते थे कि सब ड्रामा है। ये लोग काफ़ी लोग सवाल करते हैं ड्रामा है। मैंने कहा अगर आपको इतना ड्रामा लगता है तो आके ट्राई कर लो। ओह, ये बड़ा ख़तरनाक मशवरा है। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। हमारे इवेंट होते हैं, हम आपको इन्वाइट करेंगे। इवेंट जब ख़त्म हो जाए तो आप आके ट्राई करना। नहीं खैर, मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगी। अच्छा, ये मुंह में भी आप लोग बहुत कुछ रखते हैं, माउथ गार्ड। हाँ, माउथ गार्ड। तो ये मतलब मुझे बड़ी कभी कभी हैरत होती है कि लोग इतने अनकंफर्टेबल पोजीशन में खेल कैसे लेते हैं कि मुंह में भी कुछ रखा हुआ है। वो सिंपल सा एक माउथ गार्ड होता है, वो आपके ऊपर के दांतों में लगाया जाता है ताकि आपके नीचे की दांत भी कवर हो, ताकि दांत ना टूटे। वैसे एक मेरा
फाइट के दोनों एक दांत हिल चुका है। अच्छा, हिल चुका, शुक्र करे टूटा नहीं है। अभी शादी आपने कर ली, करनी है अभी? नहीं की, क्योंकि शादी अगर अभी नहीं की तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। न्यू भी लग जाता है। हाँ, ये बात भी सही है, वो तो न्यू तो लग जाता है, लेकिन जाहिर है असली चीज़ तो असली होती है ना। पता नहीं चलता ना, मालूम ही नहीं होता कि असल है या नकल है, वो थोड़ी चेक करने आएगा। अच्छा, क्या आप इसका फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान रेसलिंग का? फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रीवियस स्पोर्ट मतलब जो इतने सालों में मतलब ग्रो नहीं कर पाए, हम बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि मतलब और भी जल्दी स्पीड से ग्रो करते जाएंगे। चलें जी, इंशाल्लाह। फिर बड़ी अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है और इसी तरह जो दीगर टैलेंट निकल कर सामने आएगा। जाहिर है आप लोग एज अ टीचर भी अपना काम कर रहे हैं कि बता रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो टैलेंट तो निकलेगा। तो सिंध गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करिए तो इस खेल को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान का नाम आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच तला, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और हीरो पाकिस्तानी की बात करेंगे जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिन्हें पैदल चलने का बड़ा शौक़ है। मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में, लेकिन सक्खर से जो मेरे साथ मेहमान मौजूद थे उनके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बहाल हो चुका है। आसिफ, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपसे किसी ने कांटेक्ट किया है जो कि इस टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर ले जाना चाहते हैं कि ज़्यादा अद्वियात ट्रांसफ़र की जा सकें, या आपसे कोई मदद उनकी दरख्वास्त हो कि आए आप मदद करें हमारी? जी नहीं, अभी तक तो ऐसा किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया है हमसे, ना ही सिंध गवर्नमेंट ने, ना ही किसी ने, ना ही किसी एजेंसी ने, ना किसी इंस्टीट्यूशन ने। लेकिन बिल्कुल हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान से भी, कि वो सपोर्ट करें हमें, तो ताकि हम इस चीज़ को आगे लेके जा सकें। अच्छा, तो अभी आप वैसे सोच क्या रहे हैं? आप खुद भी ये इरादा रखते हैं कि आपने इस पर मजीद काम करना है और इसको वसी करना है, या इस तरह की कोई चीज़ बनानी है? और जी बिल्कुल, इरादा तो है, लेकिन एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जैसे इंकरेज की ज़रूरत होती है, अभी तक वो हमें कहीं से मिली नहीं है। जो उम्मीद थी हमें इनसे इदारों से, अभी तक वो हमें मिली नहीं है, वरना इरादा तो बहुत है। इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से आप किससे अपील करना चाहेंगे कि आपकी मदद की जाए? गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट से अपील है और लीडर से भी कि वो इस चीज़ को देखें और हमें इनकरेज करेंगे तो हम इस चीज़ में ज़्यादा इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अभी इस चीज़ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। बासिफ रिंद मेरे साथ मौजूद थे और एमी रजा हमारे साथ थी, और बड़ी अच्छी बात है यंग टैलेंट इतना बेहतरीन अंदाज में नाजरीन काम कर रहा है कि इस तरह की चीज़ें ईजाद की जा रही हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे ऐसे हीरोज़ से मिलते हैं, कोई ऐसी मसनूई टांगें बना रहा है, बाजू बना रहा है, मिनी गाड़ियाँ बन रही हैं, ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं, एम्बुलेंसेस ऐसी बनाई जा रही हैं। अगर थोड़ी सी इनको मिल जाए ना अगर सरपरस्ती, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए और इस तरह के टैलेंट को इनकरेज करने के लिए उनकी मदद की जाए, क्योंकि जाहिर है कोई भी काम पैसों के बगैर तो नहीं हो सकता। अगर इनको पैसे दिए जाएंगे और इनकी मदद की जाएगी तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे जो हमारे लिए मुफीद होगा। अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कैसे नौजवान से जो कि पैदल चलने का शौक़ रखता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलेंगे फैजुल्ला से। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, आपको ब्रेक के बाद बताऊँगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उस पाकिस्तानी से जिसको चलने का बहुत शौक़ है और सऊदी अरब पहुँचने का एजाज़ अपने नाम किया। कितना वक्त लगा, कैसे ये मुमकिन हुआ, बड़ी सादत की बात है। फैजुल्ला हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। फैजुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने शो पे। सबसे पहले तो पैदल उम्रे की अदायगी पर आपको बहुत बहुत फैजुल्ला मुबारकबाद। इस वक्त आप वापसी के सफ़र पर हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और वापस अपने घर कबीर वाला पहुँचने में अभी आपको मज़ीद कितना वक्त लगेगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फैजुल्ला है, मैं लक बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तहसील कबीर वाला ज़िला खानवाल से हूँ और मैंने कबीर वाला से ही अपना पैदल सफ़र उम्रे का शुरू किया था। कबीर वाला से होता हुआ मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, सखी सरवर, फोर्ट मंदरू से होता हुआ कोयटा से होता हुआ तफ्तान से फिर ईरान के बाद फिर मैंने बहरी जहाज़ का सफ़र किया शारजा तक, बंदर अब्बास से शारजा तक, फिर शारजा से दुबई, अबू धाबी से होता हुआ फिर मैं सऊदी अरब में एंटर हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में पहुंचा, मक्का मुकर्रमा पहुंचा, उम्रा अदा किया। उम्रा अदा करने के बाद फिर मैं मदीना मुनव्वरा भी पैदल गया।
मक्का से मदीना तक मुझे 18 दिन लग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा अदा करने के बाद फिर मैंने मदीना से वापसी पैदल सफ़र शुरू किया और सऊदीया से होता हुआ अबू धाबी से होता हुआ दुबई, शारजा से होता हुआ फिर बहरी जहाज़ में ईरान के बाद जो है फिर मैं इंटर हुआ पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने मुल्क के पाकिस्तान में और मैं इस वक्त पहुँचा हूँ डिस्ट्रिक्ट ज़ोब, ज़िला किला सैफुल्ला में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आज तक जो मैंने अपना सफ़र तय कर लिया है वो है 11 महीने 28 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो मैं कि उम्रे के लिए पैदल हिजाज के सफ़र का ख्याल आपको कैसे आया और इस सफ़र की तैयारी के लिए आपको कितना वक्त लगा? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जहन में पैदल का सफ़र कैसे आया इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहले मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की वीडियोस वगैरह देखता रहता था। ठीक है, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मुझे वीडियो देखने का बहुत शौक़ था। मेरा यही इरादा था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो मैं मक्का मुकरमा जाऊँगा, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से फिर बंदा जो है वो नहीं जा सकता है। लेकिन फिर मैंने इरादा किया और इरादा जो है वो पुख्ता इरादा किया। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि आज के इस गए गुजरे दौर में अल्लाह पाक ने मुझे कबूल किया और मैंने जो है वो अकेले ही सफ़र घर से शुरू किया और इस वक्त अकेले ही घर से सफ़र शुरू किया। सऊदी अरब पहुंचा। सऊदी अरब पहुंचने के बाद अभी पाकिस्तान में मौजूद हूं, तो सऊदी अरब से ही मैंने अकेला सफ़र जो है वो शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे जहन में आया और जब मोहब्बत, क्योंकि हर मुसलमान की मोहब्बत है कि मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा देखने की। ठीक है, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखा जाए, खाना काबा को देखा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे जहन में जो है ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। तो मैंने एक इरादा जो है वो पुख्ता कर लिया, मजबूत इरादा मैंने कर लिया। फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त ली। वालिदैन की इजाज़त के बाद फिर मैंने अपने घर वालों से इजाज़त ली और घर वालों की इजाज़त के बाद फिर मैंने अपने असातिज़ा से जो है वो मशवरा किया। अपने असातिज़ा से मैंने दुआएं ली और मैंने ख़ुसूसन जो है सर आसिफ अली नादर साहब, ताइक्वांडो लवर्स कबीरवाला के नौजवान जनाब सर आसिफ अली नादर साहब और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ और दीगर भी असातिज़ा इकराम का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए जो है वो दुआएं भी की हैं। में वीज़ा फीस दीगर अखराजात मिलाकर कुल कितना खर्चा आया? हवाई सफ़र से कितना सस्ता रहा ये पैदल हिजाज जाना? अगर ख़र्चे की बात करें तो इस दौरान जो मेरा ख़र्चा आया है घर से लेकर वहाँ सऊदी अरबिया तक खाने का तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़र्चा नहीं आया, क्योंकि लोग इतने मोहब्बत वाले मिले हैं, रास्ते में इतने मोहब्बत वाले लोग मिले हैं कि मेरा 1 रुपये का भी खाने का ख़र्चा नहीं आया है। और बाकी वीज़ों की फ़ीस के बारे में बात करें तो तकरीबन जो है मेरा 1.5 लाख तक इतना तकरीबन ख़र्चा आया है। और वापसी के लिए भी मुझे तकरीबन 50,000 रुपये वापसी के लिए भी मुझे दरकार हुआ, क्योंकि सऊदी का वीज़ा तो मुझे नहीं लगवाना पड़ा, दुबई का फिर ईरान का वीज़ा लगवाना पड़ा, पाकिस्तान का। वैसे मैं पाकिस्तान के रिहायशी हूँ, वैसे भी मैं पाकिस्तान के रिहायशी हूँ, तो पाकिस्तान के लिए भी मुझे वीज़ा नहीं दरकार था। तो इसके लिए जो है कुल मिला के 2 लाख रुपए ईरान तक पैदल, फिर शारजा तक बहरी जहाज़ पर सफ़र किया और अबू धाबी से पैदल होते हुए हिजाज पहुँचे आप। इन तमाम ममालिक के वीज़े का हुसूल कितना मुश्किल रहा आपके लिए? यहाँ पे सारे प्रोसीजर से आप पहले आगाह थे? सिंपल सी बात है कि वीज़े के बगैर तो कोई जो है ना वो किसी को जाने नहीं देता है, चाहे कि कोई सरकारी हो या कोई प्राइवेट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वीज़े के लिए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है मेरी वो सपोर्ट की है और हुकूमत बलूचिस्तान ने भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, जिसकी वजह से वो मुझे जो है वो वीज़े में किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई है। सफ़र जो इतना बहुत तवील है, बहुत लंबा सफ़र है, जहाज़ के हिसाब से देखें तो जो जहाज़ का हवाई जहाज़ का सफ़र है वो बहुत कम बनता है, क्योंकि वो जो है वो दरमियान से डायरेक्ट समंदर से होता हुआ ऊपर से जाता है। तो वो बहुत ही तकरीबन उसको पाकिस्तान से सऊदी अरब आने के लिए तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 घंटे के लिए उसका वक्त दरकार है उसको। लेकिन पैदल के लिए तकरीबन ये बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ही काफ़ी जो है वो बहुत मुबारकबाद। सादत है कि आपने ये सफ़र इस तरह मुकम्मल किया और माशाल्लाह वापसी के रास्ते पर आप आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्ला, आपने अपना वक्त हमें दिया और अब आगे बढ़ेंगे, ज़मीन से चलेंगे सितारों की दुनिया में। सितारे क्या कह रहे हैं और क्या सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में रहने वाली है, ये जानने के लिए आगा बहिश्ती हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये बीपोर्ट जॉय के हवाले से है। ये तूफ़ान
जो कहा जा रहा है कि उस तरह कराची को मुतासिर तो नहीं करेगा, लेकिन बारिशें होंगी, हालात सही रहेंगे, कुछ मजीद जहमत तो नहीं बनेगी बारिश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कैसे लग रहा है? आप अकेले? माशाल्लाह बड़ा मजा आ रहा है। अभी आपके शो देख रहा हूँ। आपने आगा साहब मेरे साथी एंकर इस वक्त हवाओं के दोष पर घूमने निकले हुए हैं, तो मैंने उन्हें पूरा मौका दिया है कि आप जाएं, एंजॉय करके आए। नहीं माशाल्लाह, आप जिस काम कर रहे हो आज तला भाई की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई। नवाजिश आपकी आगा साहब, बहुत शुक्रिया। बाकी आपकी जो सवाल है उस हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और बड़े नेक और अल्लाह के बंदे दुनिया की सरजमीन में मौजूद है, और उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ये बला टाल देगा। और मुझे नहीं लगता कि कराची के लिए कोई ख़तरा है। हाँ, बारिशें हो सकती है, बाकी कोई तूफान आए कि शहर के बाद नुकसान पहुँचे, खुसूसन कराची के हवाले से। और मुझे ऐसा कोई चीज़ फ़िलहाल कोई मुसीबत, और ऑलरेडी पहले से भी पाकिस्तान में बड़ी मुसीबतें हैं और महंगाई की, और ये तो अपनी जगह पर है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये तूफान से कोई कराची कोई मुतासिर इंशाल्लाह। तो अब आगा साहब, कराची के मसाइल जो हैं उन पर मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जो कि तू है, अभी मेयर का मसला बड़ा गर्म है, और तवक्को तो ये थी कि शायद हाफिज़ नईमुर रहमान आपके मेयर बनने जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी तब्दील हो गई हैं। मुर्तज़ा वहाब के बारे में कहा जा रहा है कि वो मेयर बनेंगे। सितारे क्या बता रहे हैं, कौन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी और कौन कैसा काम करेगा? वैसे अगर ईमानदारी से और कराची की मीर के इलेक्शन होता तो यकीनी तौर पर और जमात इस्लामी से ही होता, मगर क्योंकि अब मुझे लगता है कि कोई फाड़ो बिलाक बन गया होगा पीटीआई में, कुछ गिरफ्तारियां हुई होगी, कुछ डराए धमकाया होगा, कुछ खरीदे होंगे, और मुझे लगता है फिलहाल तो आज तक जो है वो 15 तारीख की जो इलेक्शन है उसमें पीपल पार्टी के पल्ला जो है वो ज़्यादा वज़नी नज़र आ रहा है, और पीपल पार्टी के लिए कराची की मीर के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और फिलहाल जमात इस्लामी काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। मुर्तज़ा वहाब कितने कारगर साबित होंगे कराची के मसाइल के हल में? ये तो नहीं कह सकते कितने होंगे, वो तो नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, ऐसे चलते रहेंगे, बस बातें करते रहेंगे। बातों के हद तक तो ठीक है, मसाइल के हल तक तो बिल्कुल कुछ नहीं होंगे, और मुझे नहीं लगता कि कराची के मीर आएगा और कराची के मसाइल, और अगर कराची के सिर्फ कचरा साफ कराने में कामयाब हो गया ना तो बस इनके एहसान होगा। पूरी 1400 यानी कहते ना कितने 65 साल से जो हम कराची को देख रहे हैं, तबाही के दाने पर खड़ा है। कराची के पानी के समंदर के ऊपर रहते हैं, समंदर वाला पानी खरीद कर पीते हैं। अगर ये दो मसले हल कर देना तो इनकी सारी गुनाह माफ होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे मौजूद होने वाला है सारिश, और हम और आप इसी तरह यही बातों में, झूठे वादों पे, झूठे परपकुंडे में, और हम इन्हीं के साथ चलते रहेंगे। नहीं लगता है कि फिलहाल कोई मौजूदा होने वाले हैं। हाँ, अलबत्ता तूफान से अल्लाह हमें महफूज रखेगा, ये बिल्कुल तय है। जी सही। तो अब आगा साहब, थोड़ी सी अगर ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल पर हम बात करें तो क्या सितारे कह रहे हैं, क्या कुछ जगह बदली सितारों ने, या फिर अभी वही गर्दिश है और परेशानी है, या फिर जल्द हल होने वाली है? बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है कि इल्मी राय से कोई पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, और पाकिस्तान में महंगाई के दौर ख़त्म हो रहा है, सुकून और अच्छे दिन आ रहे हैं। सरिश, मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त मज़ीद मुश्किलात है, सियासी सूरत हाल, खुसूसन जो हम कर्ज के मामलात हैं, IMF के मामलात हैं, और बेचैनी बढ़ती जाएगी। और कुछ हुकूमती जो इस वक्त मौजूदा बरसर इक़्तिदार है वो चाहते भी हैं इस तरह के हालात होता है कि हम इनको आगे बढ़ाएं, मगर इनके गले पड़ने वाला है, और इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो सितारों से हम देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब या उनकी पूरी टीम, या मियाँ नवाज शरीफ एक दफ़ा पंजाब उतरेंगे या पाकिस्तान के दौरे करेंगे, उनको अंदाज़ा होगा इन तेरे जमाती इत्तेहाद ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया, और अवाम ही उनको जवाब देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है पाकिस्तान के साथ, बल्कि इनके आने से पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हुआ है। जी तो आगा साहब, ये इलेक्शंस का मामला अभी भी डाउटफुल है, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि उनको तो नहीं लग रहा कि इस साल इलेक्शन होंगे। मुझे भी, क्योंकि इल्मी राय से तो होते हुए नजर आते, मगर अगर हम कुछ चीज़ें हम तकसीम से देखते हैं, मसलन आसिफ अली जरदारी को देखते हैं तो वो नहीं लगता कि इलेक्शन कराएं और वो टालना चाहते हैं,
और इसी तरह शहबाज शरीफ के भी हैं, मगर दीगर 1-2-3 जमातें हैं वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हालात जो है वो क्योंकि इस तरह बढ़ाकर वो मजीद अपने लिए पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में अपने लिए हालात बेहतर करने के लिए मजीद एक जमात को तोड़ फोड़ करने के लिए उनको और वक्त चाहिए, मजीद उनको सजा की हो ताकि हम आज़ादी के साथ इलेक्शन जीत सके और इलेक्शन अपने हक में हो। अभी भी उनको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इल्मी राय है कि वो उसके हक में अभी नज़र नहीं आ रहा है। अवामी तायद उस जमात के हक में है जो इस वक्त टूट फूट हो चुकी है। जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सितारे किसके चमक रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जरदारी साहब भी पंजाब गए और बड़ी उन्होंने वहाँ पे वो मुतहर्रिक नज़र आए कि मतलब एक किस्म की इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिर बड़े मियाँ साहब की भी आने की खबरें हैं कि जी इलेक्शन से पहले वो भी आ जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको आगे चलकर कौन आपको इक़्तिदार पे दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो पंजाब के सतह तक अगर हम देखते तो नून की ही मौजें हैं और आसिफ जरदारी भी काफ़ी कुछ उठाने में कामयाब हो जाएगा। और पंजाब के सतह तक और मुस्लिम लीग नून के लिए फ़िलहाल तो वाज़े तौर पर उनके लिए और बेहतर पोजीशन नज़र आती है। अच्छा। और जहां पर ये 15-20 हज़ार 30 हज़ार वोटों से सीटें जीतती हुई नज़र आती है। टोटल वोट भी इतनी पड़ेंगे, अवाम लाताल्लुक़ होंगे और आलमी सतह पर इनकी रसवाई होगी और ये इलेक्शन में और आलमी सतह पर कबूल नहीं होंगे। और 20-30 हज़ार भी 5 आप लिख के रखिएगा, कुछ ऐसे भी मुंतखब होंगे जिन्होंने 12-13 हज़ार वोट लेंगे और पाकिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कर रहे होंगे। ये हालत अवामी सतह पर आने वाले इलेक्शन की निशानदेही हो रही है और मुझे नहीं लगता कि अवाम इस इलेक्शन में साथ देंगे, अलबत्ता इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें सारे मामले पर आपने अपनी राय हमें बताइए कि सितारे क्या कहते हैं। अब जैसे कि आगा साहब ने कहा कि भाई महंगाई तो कम होती उनको नज़र नहीं आ रही है, चीज़ें अभी ख़राब ही हैं। एक इकनॉमिक एक्सपर्ट की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनात की कीमतों में कमी का इम्कान है। रशिया से आने वाला तेल तकरीबन 30% कम कीमत पर पाकिस्तान पहुंचा है और इस पर बड़ी खुशी भी मनाई जा रही है कि तेल अब आ गया और अब अच्छी अच्छी खबरें हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि जो रशिया से ऑयल आया है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितनी कीमत नीचे जाएगी पेट्रोल की? जी देखिए, जहाँ तक पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक है तो पेट्रोल तो वैसे भी कल इंटरनेशनल मार्केट में 4% गिर गया है और तकरीबन कोई 67 से लेकर $71 के बीच में अब आ गया है। डिफरेंट ग्रेड जो होते हैं ऑयल के, तो ऑयल तो गिर गया है। तो इसकी वजह से अब हमें कितने का ऑयल रशिया से मिलेगा ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि रशिया से $60 से ऊपर हम ऑयल ले नहीं सकते। ये इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है G7 कंट्रीज ने। और अगर हमें ऑयल प्राइसेस वैसे ही $65 पे आ जाती हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगी, तो फिर शायद इतनी अट्रैक्टिवनेस ना हो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत दूर भी है रशिया। और तीसरी चीज़ ये कि अभी ये पायलट एक तरह से कंसाइनमेंट आया है, अभी ये टेस्ट होगा कि हमारी रिफाइनरीज में कितना ज़्यादा ये रिफाइन हो सकता है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि किस मिकदार में मंगवाया जाए। और हमें कम से कम 20% नीचे अगर डॉलर ऑयल से नीचे अगर जो प्राइस चल रही है उससे नीचे मिलता है फिर हमें हमारे लिए शायद फीसिबल होगा। लेकिन खुर्रम साहब, बात तो ये है कि दावे होते हैं बड़े बड़े और उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो या हमें कहीं से सस्ता भी मिल जाए, वो समरात अवाम तक नहीं उस तरह से पहुंच पाते जैसे पहुंचने चाहिए। अब भी ऐसा ही होगा क्या? देखें, वो डिपेंड करता है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि हम IMF प्रोग्राम में बड़ी तकदो कर रहे हैं, अभी तक दोबारा गए नहीं हैं। तो ये इशू ये भी है कि IMF प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो वो कहता है कि आप ऑयल प्राइसेस या किसी कीमतें आप नीचे ना करें ताकि आपकी जो है कंजम्पशन कम हो, और कंजम्पशन कम हो तो आपका इम्पोर्ट बिल कम हो, इम्पोर्ट बिल कम होगा तो डॉलर की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी और आप अपने कर्जे पूरे कर सकेंगे। तो जब तक ये समझ लें कि आप IMF में हैं या IMF के साथ चल रहे हैं और अपने आप को आप ठीक नहीं कर रहे, तो ये समरात आवाम तक पहुँचते भी हैं तो बहुत टेम्परेरी होते हैं। सही। अच्छा खुर्रम साहब, फैसला अच्छा किया बुरा किया, टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। हमें पहले कर लेना चाहिए था, हमने देर से किया। ये रशिया से जो ऑयल मंगवाने की हमारी पॉलिसी है, डू यू थिंक इसे हमें कंटिन्यू ही रखना चाहिए और ये फैसला किस तरह का है?
जी बिल्कुल, सारे कंट्रीज के साथ। आप देखें नेक्स्ट डोर ईरान है आपके साथ, ईरान के साथ इंडिया ट्रेड करता है और हम नहीं करते, कितना अनफॉर्चुनेट है। हमारा बॉर्डर लगता है, इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन इंडिया फिर भी ट्रेड करता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम ईरान के साथ भी करें, हम रशिया के साथ भी करें। हमें अपनी ऑफकोर्स इकोनॉमिक सॉलिडारिटी खुद जो है डिटर्मिन करनी पड़ेगी, खुद उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम ये कि हम इकोनॉमिकली इतना कमजोर अपने आप को कर देते हैं कि फिर बाहर से कुव्वतें हमें डिक्टेट करती है और फिर हम अपने पड़ोसियों के साथ, जिनके साथ सबसे ज्यादा फिजिबिलिटी हमारी बनती है ट्रेड करने की और तजारत करने की और दूसरे इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज करने की, बार्टर ट्रेड करने की जो बात भी हो रही है, तो हम ये नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल करना चाहिए रशिया के साथ। रशिया तो जायंट है आपके जहाँ तक ऑयल एंड गैस का ताल्लुक है, तो आप बिल्कुल करें। और अच्छा, दूसरा, आप जैसा कि जानते हैं कि हम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में भी हैं, डॉलर्स की शदीद कमी है, तो हमने ये जो तेल खरीदा है इसकी पेमेंट हमने चाइनीज करेंसी में की है, इसको कैसे देखा आपने? देखिए, ये एक टफ कॉल है, जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि रशिया जो है वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से इस पर बाहर है, तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ कॉल हो सकता है। चाइना ऑफकोर्स हमारे साथ एक दोस्त की हैसियत से खड़ा है, तो चाइना के थ्रू हम कर सकते हैं चाइनीज युआन में। लेकिन देखना ये होगा कि पहले इसकी फिजिबिलिटी कितनी बनती है, क्या हम इस ऑयल को प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या हमें प्राइस जो है अट्रैक्टिव मिल सकती है इसके बावजूद कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तीसरी चीज यही है कि हम पेमेंट कितनी ज्यादा कर सकते हैं युआन में, और उसकी पेमेंट फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इन एनी केस डॉलर्स तो चाहिए होंगे, क्योंकि युआन में भी कन्वर्जन तो हमें किसी न किसी करेंसी के थ्रू करनी होगी। रुपये की एक्सेप्टेबिलिटी मेरा नहीं ख्याल अभी तक इतनी ज्यादा है। चलिए जी, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। और ये जो समरात है, अगर तो ये रिफाइनरीज में पास हो जाता है कि भाई ये इस्तेमाल के काबिल यहाँ पे है, तो फिर तो बड़ा अच्छा होगा और इस पॉलिसी को कंटिन्यू भी आपने कहा कि रखना चाहिए। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला शहर कायद को महफूज रखे और ये अगर बारिशें भी होती हैं तो वो जहमत ना बने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।